जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का साथियों आज क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बात करें या सेकंड की या फिर किसी भी एग्जाम की बात करें, जीके के एग्जाम की बात करते हैं, जीके में जितने यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं साथियों, सभी में लगभग पृथ्वीराज रासो संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अक्सर आ ही जाता है। तो आज हम पढ़ते हैं साथियों पृथ्वीराज रासो, और इसको बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ते हैं ताकि इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आए तो अपना किसी प्रकार से गलती नहीं हो जाए साथियों। तो एक बार पुनः आप सब साथियों का स्वागत करता हूं आज क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी रासो साहित्य में, राष्ट्र साहित्य में पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो साथियों। देखिएगा, शुरू करते हैं हम पृथ्वीराज रासो को। देखिए, ये पृथ्वीराज रासो है और पृथ्वीराज रासो के रचयिता की बात करते हैं साथियों, तो इसके रचयिता है चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई है। ये जो रचयिता है साथियों, व्याकरण दृष्टि से यही शुद्ध है। इसको रचयिता ऐसे लिखता है, पर रचयिता तो ये व्याकरण दृष्टि क्या है? अशुद्ध है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो व्याकरण की दृष्टि से यही शब्द क्या है? शुद्ध है। पहली बात तो देखिएगा कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, यानी इसके लेखक कौन है जिसने इसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आएगा अपना चंद्रबरदाई आएगा साथ। कथा नायक की बात करते हैं तो ये कथा नायक इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय साथियों, जिसने त्रायन का प्रथम युद्ध 1191, त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गोरी से लड़ा था साथियों। जो पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान विजय हो जाता है और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हो जाता है, जो बंदी बनाकर इसे गौर प्रदेश ले जाता है पृथ्वीराज चौहान को साथियों। वहां पर एक पंक्ति मिलती है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चुके चौहान साथियों। तो ये जो प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है ये पृथ्वीराज रासो से ही मिलती है। चंद्रबरदाई के अन्य नामों की बात करते हैं साथियों, तो इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। एक बलिध्य मिलता है और एक पृथ्वी भट्ट मिलता है साथियों। दो नाम और मिलते हैं किसके? चंद्रबरदाई के। पृथ्वी के नहीं, चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो चंद्रबरदाई के दो नाम और मिलते हैं। एक बालिध्य मिलता है या बलिध्य मिलता है और एक मिलता है पृथ्वी भट्ट साथियों। दो नाम और इनके मिलते हैं। चंद्रबरदाई के उपनामों की बात करते हैं, छप्पे का राजा कहा जाता है, छप्पे का सम्राट कहा जाता है साथियों। किसे? यदि अपन चंद्रबरदाई की बात करते हैं तो चंद्रबरदाई का ये तो इनका मूल नाम है और इनका ये दो नाम और मिलते हैं, बलिध्य और पृथ्वी भट्ट। और उपनामों की बात करते हैं तो एक उपनाम मिलता है छप्पे का राजा और एक मिलता है छप्पे का सम्राट। दो नाम और मिलते हैं किनके? चंद्रबरदाई के। तो आप ध्यान रखिए कि चंद्रबरदाई के दो और नाम कौन कौन से हैं। इनके उपनामों की बात करते हैं तो दो नाम है। इसमें पहला नाम आता है छप्पे का राजा और एक आता है छप्पे का सम्राट। एक छप्पे क्या है साथियों? एक छप्पे ये छंद का नाम है, इसलिए इनको छप्पे का राजा या छप्पे का सम्राट कहा जाता है। आगे हम इसमें बात करते हैं, देखिएगा। हाँ, पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। लेकिन आगे यहां देखिएगा, जो नोट करके लिखा हुआ उसमें क्या लिखा हुआ? यदि विकल्प में रामचंद्रिका मौजूद हो तो प्रथम विकल्प के रूप में रामचंद्रिका, क्या साथियों? प्रथम विकल्प के रूप में रामचंद्रिका का चयन करेंगे और द्वितीय विकल्प के रूप में किसका? पृथ्वीराज रासो का। इसका न्यू समझिएगा। यदि एग्जाम में प्रश्न आता है, क्या प्रश्न आता है कि छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, और यदि उसमें रामचंद्रिका भी दे रखा है, ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में यदि इसमें रामचंद्रिका भी दे रखा है साथियों, तो पहले अपन प्रथम विकल्प के रूप में रामचंद्रिका का चयन करेंगे और यदि रामचंद्रिका नहीं दे रखा है विकल्प में तो फिर हम पृथ्वीराज रासो का चयन करेंगे।
जो रामचंद्रिका है ये आचार्य केशवदास द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? केशवदास द्वारा ये लिखी गई है। और आचार्य केशव रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं साथियों। और रीतिकाल में यदि राम काव्यधारा के कवि की बात करते हैं तो उसमें पहला जो स्थान आता है वो आचार्य केशव का ही आता है साथियों। तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप ध्यान रखें। यदि विकल्प में रामचंद्रिका मौजूद हो तो प्रथम विकल्प के रूप में रामचंद्रिका का चयन करेंगे, और यदि रामचंद्रिका नहीं है साथियों तो फिर पृथ्वीराज रासो का चयन करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं तो आगे आता है इसकी शैली की बात करते हैं साथियों। तो इसकी शैली है पिंगल। और किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो की जो शैली मानी है वो पिंगल शैली मानी है। पृथ्वीराज रासो के विषय में, इसकी शैली के विषय में भी मतभेद है। कुछ इसकी शैली डिंगल मानते हैं तो कुछ इसकी शैली पिंगल मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो शैली मानी है वो पिंगल शैली मानी है। अब देखिए उस समय दो शैलियां थी साथियों, एक थी डिंगल। कौन कौन सी दो शैलियां विद्यमान थी? एक डिंगल शैली थी और साथियों एक थी पिंगल शैली। अब डिंगल शैली क्या है? यहां पर साथियों बात करते हैं तो ये अपभ्रंश आएगा, और ये भी भाषा है अपभ्रंश भी, और यहाँ पर भी आएगा अपभ्रंश। यदि अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा है तो ये कहलाएगी डिंगल, और यदि अपभ्रंश में यदि ब्रज भाषा का मिश्रण है साथियों तो ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी? पिंगल कहलाएगी। यानी कि अपभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा जाता है, और अपभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा को साथियों पिंगल शैली कहा जाता है। डिंगल जो शैली है ये वीर वश्य रौद्र रसों की अभिव्यक्ति में ये महत्वपूर्ण शैली है, और पिंगल शैली है ये कोमलकांत पदों की रचना की एक प्रधान क्या है? शैली है साथियों। तो ध्यान रखिएगा इनकी शैली की बात करें तो पिंगल आएगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी जो शैली मानी है पृथ्वीराज रासो की वो पिंगल शैली मानी। सर्गों की बात करते हैं साथियों तो इसमें सर्ग है 69, यानी कि 69 प्रकार के इसमें 69 सर्ग है। कितने हैं? ध्यान रखना। और सर्गों को इसमें समय कहा गया है। यानी कि यदि एग्जाम में प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो में जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, ऐसे साथियों यदि हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो में जो सर्ग है उन सर्गों की संख्या क्या है? 69 है, और इन सर्गों को क्या कहा गया? समय कहा गया है। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। अब ध्यान रखना जो पृथ्वीराज रासो है इसमें छंद है साथियों वह तो है 68 प्रकार के। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। और इसमें सर्गों की बात करते हैं तो सर्ग कितने हैं? 69 इसमें सर्ग है, और सर्ग को क्या कहा गया? समय कहा गया है। तो ये दोनों चीजें अपन को ध्यान रखनी है कि इसमें छंद तो है साथियों 68 प्रकार के, और समय इसके 69, और समय को सर्ग को क्या कहा? समय कहा गया। इसीलिए पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है? छंदों का अजायब भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, और इसका जो मुख्य छंद है वो क्या है? छप्पे छंद है। इसलिए तो पृथ्वी किसे चंद्रप्रदाय को क्या कहा जाता है? छप्पे का सम्राट या छप्पे का राजा कहा जाता है साथियों। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब प्रमुख रस कौन कौन से? प्रमुख रस है इसके वीर और श्रृंगार। यदि रसों की बात करते हैं साथियों तो इसमें जो प्रमुख रस है वह 2 है। एक प्रमुख जो रस है वो वीर है, और इसका दूसरा रस है वो है श्रृंगार। यदि एग्जाम में आता है साथियों प्रमुख रस कौन सा है तो पहले अपन वीर रस का चयन करेंगे, और यदि वीर रस नहीं है तो फिर हम श्रृंगार रस का चयन करेंगे। दोनों ही दे रखा है तो हम वीर रस का चयन करेंगे। दोनों एक साथ दे रहा है फिर हम दोनों का क्या करेंगे? चयन करेंगे साथियों। तो इसमें प्रमुख रस वीर और श्रृंगार रस है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ध्यान रखना साथियों। हिंदी का जो पहला महाकाव्य की बात करते हैं तो हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे हिंदी की पहली रचना श्रवकाचार्य देवसेन कृत श्रवकाचार्य है। हिंदी के पहले कवि की बात करते हो सिरप्पा है। हिंदी के पहले खड़ी बोली कवि की बात करते हैं तो अमीर खुसरो है। खड़ी बोली के पहले महाकाव्य की बात करते तो प्रिय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओतकर प्रिय प्रवास है। इस प्रकार से यदि हिंदी के पहले महाकाव्य की हम बात करते हैं प्रिय साथियों तो हिंदी का जो पहला महाकाव्य आता है
वो कौन आता है? पृथ्वीराज रासो। इसी कारण चंद्रप्रदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। हिंदी का पहला महाकाव्य तो कौन है? पृथ्वीराज रासो है। ध्यान रखिएगा कौन है? पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी के प्रथम महाकवि के बारे में बात करते हैं तो हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रप्रदायी हिंदी के पहले महाकवि माने जाते हैं। अब देखिए पृथ्वीराज रासो के विषय में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग उपनाम दिए हैं। अब कौन से विद्वान ने इनका कौन कौन सा उपनाम दिया है वो देखिए। पहली बात करते हैं, यहां लिखा रहेगा स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा। यह हिंदी का पहला महाकाव्य तो है ही सही, इसे स्वाभाविक विकासशील जो महाकाव्य कहा है वो बाबू गुलाब राय ने कहा है। महाभारत तरह एक विशाल महाकाव्य है, यह कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। ध्यान रखिएगा पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा वो बाबू गुलाब राय ने कहा, और महाभारत की तरह के विशाल महाकाव्य का यह कहा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। दोनों को ध्यान रखिएगा, स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बाबू गुलाब राय है और महाभारत की तरह विशाल महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र। ये दोनों को आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं, इसे वीर काव्य कहा साथियों। तो वीर काव्य कहा, एक तो कहा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा और एक कहा साथियों उदय नारायण तिवारी। इन दोनों के द्वारा पृथ्वीराज रासो को वीर काव्य कहा। क्या? वीर काव्य। वीर काव्य में पहला नाम आएगा बाबू श्याम सुंदर दास और दूसरा नाम आएगा उदय नारायण तिवारी। तो ये दोनों का ध्यान रखिएगा। वीर काव्य किसने कहा? तो बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। और स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने कहा? तो स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य में आपको ध्यान रखना है बाबू श्याम सुंदर दास, और दोनों में याद रखना ये कहा है बाबू गुलाब राय ने। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है बाबू गुलाब राय ने, और महाभारत विशाल महाकाव्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। दोनों को आपको याद रखना। और वीर महाकाव्य कहा है बाबू श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। साथियों आगे हम बात करते हैं इसके विषय में। कवि चंद्र पृथ्वीराज का बाल सखा, सामंत, सेनापति, राजकवि था। यानी कि पृथ्वीराज रासो है वो जिसके रचयिता है चंद्रप्रदायी। तो इनके विषय में कहा जाता है कि चंद्रप्रदायी और पृथ्वीराज है वे दोनों ही बाल सखा थे, यानी बचपन से ही मित्र थे। ये इसका सामंत भी था, सेनापति भी था और राजकवि भी था। कौन? चंद्रप्रदायी। तो कवि चंद्र, यहां लाइन लिखी हुई है, कवि चंद्र पृथ्वीराज का बाल सखा, सामंत, सेनापति और राजकवि था। कहा जाता है कवि चंद्र वे पृथ्वीराज की जन्म तिथि व निर्वाण तिथि एक ही थी। जन्म तिथि और निर्वाण तिथि का मतलब है इनका निधन क्या है? जन्म और निधन एक ही समय माना जाता है साथियों। अब जन्म तो नहीं साथियों, लेकिन इनके अपन निधन की बात करते हैं तो जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाकर अपने प्रदेश ले जाता है, फिर वहां से साथियों पृथ्वीराज की आंखें एक एकांकी साथियों राम कुमार वर्मा की, उसमें ये बहुत बेहतरीन रूप से दे रखा है। एकांकी भी अपने तो वहां देखना। अब मुझे याद आया कि पृथ्वीराज की आंखें और ये जो एकांकी है ये राम कुमार वर्मा की एकांकी है, बहुत बेहतरीन एकांकी है। यदि आप जीवन में कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो इस एकांकी को जरूर पढ़िएगा। उसमें इसका पूरा वर्णन दे रखा है कि पृथ्वीराज चौहान को त्रैन के द्वितीय युद्ध में हराकर जो मोहम्मद गोरी अपने साथ गौर प्रदेश ले जाता है, फिर वहां पर उनका सेनापति कौन और बाल सखा, सामंत और राजकवि चंद्रप्रदायी वहां पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर एक निशाना लगाने को कहा जाता है। और जैसे ही वो निशाना लगाता है वहीं पर यह पंक्ति आती है कि 4 मास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान मत चुके चौहान। तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान तीर लगाता है साथियों और सीधे को मोहम्मद गोरी के गले ले लगता है सीने में, वो वहीं समाप्त हो जाता है। तब कहा जाता है कि चंद्र और पृथ्वीराज दोनों एक दूसरे के ऊपर एक कटारे क्या भोंक लेते हैं और वही दोनों का निधन हो जाता है साथियों। ऐसा इसके विषय में कहा गया। आगे हम बात करते हैं, कवि चंद्र पृथ्वीराज रासो को पूर्ण नहीं कर पाए थे जिन्हें उनके पुत्र जल्लड़ ने पूरा किया।
ये भी आपको ध्यान रखना है कि कभी जो चंद्र है ये पृथ्वी राशि को पूर्ण नहीं कर पाए थे, तब उनके पुत्र जिनका नाम था जल्लड़, तो फिर जल्लड़ ने इनको क्या किया, पूरा किया। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी राजरासों को किसने पूरा किया, तो ध्यान रखना पृथ्वी राजरासों को पूरा करने वाले है जल्लड़। और जल्लड़ कौन है, ये चंद्रप्रदाय के पुत्र का नाम है साथियों। तो चंद्रप्रदाय ये वे पृथ्वी राजों को पूर्ण नहीं कर पाए थे, वे अधूरा ही था, उनके निधन के बाद इसे पूर्ण किया, वे उनके पुत्र जल्लड़ ने किया साथियों। तो ध्यान रखना कभी चंद्र पृथ्वी राजों को पूर्ण नहीं कर पाए थे, जिन्हें उनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण किया है। आगे बात करते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार चंद्रप्रदाय हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वी राजरासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ध्यान रखना, और चंद्रप्रदाय को सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है, और उनके द्वारा जो रचित है कौन, पृथ्वी राजरासो, उसे भी सर्वमान्य मतानुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। और यदि वो किसी साहित्य इतिहासकार का नाम पूछता है, किसी आलोचक का नाम पूछता है, तो ध्यान रखना वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रप्रदाय को हिंदी का प्रथम कवि माना, प्रथम महाकवि माना है साथियों। क्या माना, प्रथम महाकवि माना है। महाकवि आएगा ना, कवि नहीं आएगा, प्रथम महाकवि माना है, और पृथ्वी राजरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है साथियों। आगे ध्यान रखना, आगे हम बात करते हैं, रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान अग्रगण्य है। अग्रगण्य का मतलब है आगे गिने जाने वाला साथियों। तो जो रासो काव्य परंपरा है, अपन पढ़ते हैं रासो काव्य परंपरा वही चल रही है अपनी। रासो काव्य परंपरा आदिकाल में चलती है। आदिकाल में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 कृतियों को आधार बनाकर आदिकाल जो नाम दिया, आदिकाल को वीर गाथा का नाम दिया, तो इसमें उन्होंने 12 कृतियों को आधार बनाया। उन 12 कृतियों से जो 6 कृतियां साथियों वह रासो काव्य है। उन रासो काव्य में पृथ्वीराज रासो का स्थान क्या है, अग्रगण्य, या सबसे पहले जो स्थान आता है रासो काव्य में, तो वह पृथ्वीराज रासो को ही आता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ है। यह भी ध्यान रखना कि हिंदी का जो सर्वाधिक विवादास्पद ग्रंथ माना जाता है, जिस पर सर्वाधिक विवाद है, तो वह पृथ्वीराज रासो ही माना जाता है। पृथ्वीराज रासो की समय सीमा के संबंध में भी विवाद है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर भी विद्वानों में विवाद है। इस प्रकार से देखा जाए साथियों, तो सर्वाधिक जो विवाद है, सर्वाधिक विवाद इस पर जो ग्रंथ है, महाकाव्य है या रचना है, आदिकाल की एग्जाम में आती है, तो आपको चयन करना है पृथ्वीराज रासो हिंदी की सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है। आपको यह ध्यान रखना है। नरोत्तम स्वामी ने इसे प्रबंध करती ने मानकर मुक्तक रचना माना है। ये भी ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो को एक नाम आता है नरोत्तम स्वामी। क्या आता है, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को प्रबंध करती ने मानकर कौन सी माना है, मुक्तक रचना माना है। तो ये भी ध्यान रखना, वह कौन सा आलोचक है जिसने पृथ्वीराज रासो को मुक्तक रचना माना है, तो वह आएगा अपना कौन, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो कौन सी माना है, मुक्तक रचना माना है साथियों। आगे हम बात करते हैं इसके विषय में। तो पृथ्वीराज रासो की देखिएगा, ध्यान से देखिए, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वान 3 भागों में बटे हैं। कितने भागों में बटे हैं, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वान 3 भागों में बटे हैं। पृथ्वीराज रासो में दी गई तिथि, नाम और घटना इतिहास से मेल नहीं खाती है। यह भी ध्यान रखना, पृथ्वी रासो की प्रमाणिकता को लेकर विद्वान कितने भागों में बटे हैं, 3 भागों में बटे हैं। कुछ इसे प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, और कुछ इसको साथियों अप्रमाणिक मानते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो पृथ्वीराज रासो कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। इसकी प्रमाणिकता को लेकर जो विद्वान है वो 3 भागों में। अब क्यों, क्योंकि इसमें दी गई तिथि, एक नाम और एक घटना है, वो इतिहास से मेल नहीं खाती है। पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को लेकर आरंभ में कोई विवाद नहीं था, यानी शुरू में पृथ्वीराज रासो के संबंध में कोई भी विवाद नहीं था कि ये प्रमाणिक है या अर्ध प्रमाणिक है या फिर अप्रमाणिक है। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं था शुरू में। लेकिन फिर क्यों विवाद उत्पन्न हुआ, ये इसके विषय में हम जानते हैं।
अब देखिए, जेम्स टोड ने उनके अनेक छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अब ध्यान आता है कि अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो ध्यान रखना साथियों, एक नाम आता है जेम्स टोड, जिसे हम इतिहास में अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो उनके द्वारा जेम्स टोड ने इसके अनेक छंदों का किसमें, अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसमें विवाद कहां से उत्पन्न हुआ कि ये प्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है या फिर अप्रमाणिक है, ये विवाद कहां से उत्पन्न हुआ, पहले विवाद क्यों नहीं था। देखिए आगे, यहां आता है 1875 में, क्या आता है 1875 में, एक नाम आता है डॉक्टर कूलर, नहीं साथियों डॉक्टर है वूलर आता है। क्या आता है, डॉक्टर वूलर आता है। यहाँ पर कूलर लिखा है, कूलर नहीं, याद रखना है आपको, ये है डॉक्टर वूलर है। क्या है, डॉक्टर वूलर है। तो 1875 में डॉक्टर वूलर को कश्मीर यात्रा के समय, कश्मीर यात्रा के समय उनके किसी शिष्य ने जयानक कृत पृथ्वीराज विजय की विजय ग्रंथ की खंडित प्रति लाकर दी। अब नहीं समझिएगा, बात ये 1875 की, जब डॉक्टर वूलर कश्मीर यात्रा कर रहे थे, तो कश्मीर यात्रा के समय उनके किसी शिष्य ने, किसके शिष्य ने, डॉक्टर वूलर के किसी शिष्य ने उन्हें जयानक कृत पृथ्वीराज विषय की एक खंडित प्रति लाकर दी, यानी एक प्रति लाकर दी। किस ग्रंथ की, पृथ्वीराज विजय की, और जिसके लेखक कौन है, जयानक है। तो जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय लिखा, इसकी एक प्रति लाकर उनको दी, किसके, वूलर को दी। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, यानी कि जब पृथ्वीराज विजय प्रकाश में आया, तब इसकी प्रामाणिकता को लेकर इसमें विवाद उत्पन्न हुआ। आगे देखिए, पृथ्वीराज विजय की तिथि, पृथ्वीराज विजय की तिथि नाम और घटना इतिहास से मेल खाती है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज विजय की एक तो तिथि, एक नाम और एक घटना इतिहास से मेल खाती है, जबकि पृथ्वीराज रासो की तिथि, नाम और घटना इतिहास से मेल नहीं खाती है और पृथ्वीराज विजय की खाती है। इस आधार पर डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा चलाए जा रहे इसके मुद्रण कार्य को बंद कर दिया। ध्यान रखना, जैसे ही डॉक्टर वूलर को 1875 में जयानक कृत पृथ्वीराज विषय की एक प्रति प्राप्त होती है, वह उसको पढ़ते हैं। तो जैसे उनको पढ़ा, अध्ययन करने के बाद डॉक्टर वूलर ने जो पृथ्वीराज रासो का मुद्रण कार्य चल रहा था, कहां पर चल रहा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा इसका जो मुद्रण कार्य चलाया जा रहा था, उस मुद्रण कार्य को इसके क्या दिया, रोक दिया और इसे अप्रमाणिक घोषित कर दिया साथियों। तो अप्रमाणिक में जो पहला नाम आएगा वो आएगा डॉक्टर वूलर का। एक बार पुनः देखिए, इस आधार पर डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित कर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा चलाए जा रहे उसके मुद्रण कार्य को बंद कर दिया। अब देखिए, अपन ने देखा मुद्रण कार्य को बंद कर दिया। फिर इसकी प्रमाणिकता को लेकर विद्वान 3 भागों में बटे हुए हैं। तो प्रथम वर्ग में उन विद्वानों का जो पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक कृति मानते हैं, अप्रमाणिक कृति मानते हैं, यह लिखा है। यानी कि इसकी संबंध में 3 मत है जो इनको प्रमाणिक मानते हैं और अप्रमाणिक मानते हैं। वो तीनों ही मतों को अपन देखते हैं। यहाँ मैंने लिख रखा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ है पहला, मैंने लिख रखा है यहाँ पर अप्रमाणिक, यानी किन किन ने इसको अप्रमाणिक माना है, किन किन ने साथियों इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, और किन किन ने साथियों इसको अप्रमाणिक माना है। तो देखिएगा, यहाँ प्रमाणिक की बात करते हैं, इसे प्रमाणिक मानने वाले हैं वो है मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इनका पुराना मैंने यहाँ पर छोटा लिख रहा है। क्या है, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे इनका पूरा नाम है। मिश्र बंधु है, बाबू श्याम सुंदर दास है और कर्नल जेम्स टोड है साथियों। ये इसको प्रमाणिक मानते हैं। 4-5 विद्वान कौन कौन से देखिएगा, एक तो मथुरा प्रसाद दीक्षित है, एक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आएगा, पांड्या ये इनका पूरा नाम है, एक मिश्र बंधु है, एक श्याम सुंदर दास है और एक कर्नल जेम्स टोड साथियों। इन 5 ने इसको क्या माना है, 5 ने इसको माना है अप्रमाणिक। तो याद कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, यानी कि मथुरा, मोहन, मिश्र, श्याम, कर्नल,
कैसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। याद करने की कोशिश कीजिए। मथुरा मोहन मिश्र श्याम और कर्नल। मथुरा मोहन मिश्र श्याम और कर्नल 5 याद रखें अप्रमाणिक में, यानी कि अप्रमाणिक का आप वो याद करेंगे। पर्यायवाची कैसे ध्यान रखें। मथुरा मोहन मिश्र श्याम और कर्नल, इस प्रकार से याद करेंगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे, मथुरा मोहन मिश्र श्याम और कर्नल। मथुरा से बनेगा मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोहन से बनेगा मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र से बनेगा मिश्र बंधु, श्याम से बनेगा श्याम सुंदर दास यानी बाबू श्याम सुंदर दास, और कर्नल से बनेगा कर्नल जेम्स टोड। साथियों इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर देखिए क्या, मथुरा मोहन मिश्र श्याम, यानी इसके श्याम का आगे आप लगा लीजिए बाबू, यहाँ पीछे नहीं आ रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ बाबू को हटा दिया। तो आप याद करें मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल। क्या याद करें आप, मथुरा के बाद मोहन के बाद याद करेंगे मिश्र, और मिश्र के बाद याद करेंगे बाबू, और बाबू के बाद करेंगे कर्नल। यानी कि मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अप्रमाणिक है, कुछ भी नहीं है। मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल। इस प्रकार से आप इसको लगातार 2, 5, 10 बार उच्चारण करेंगे तो ये आपका एक रूटीन में आ जाएगा और आपको ये याद हो जाएगा। इसके बाद अर्ध प्रमाणिक की बात करते हैं, तो अर्ध प्रमाणिक किसने माना साथियों, ध्यान रखिए। अर्ध प्रमाणिक में आएगा अर्ध से हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि जीन विजय, और एक है सुनीति कुमार चटर्जी। 3 इसके नाम मिलते हैं। 4 अर्ध प्रमाणिक ऐसे याद रखें। पहली बात तो ऐसे बनेगा हजारी प्रसाद, हजारी दशरथ, ऐसे याद रखें। अर्ध प्रमाणिक में याद रखें हजारी दशरथ मुनि और सुनीति, ऐसे याद रखें। क्या याद रखें, हजारी दशरथ मुनि और सुनीति, हजारी दशरथ मुनि सुनीति, हजारी दशरथ मुनि और सुनीति, इस प्रकार से याद करें। हजारी दशरथ मुनि सुनीति, हजारी दशरथ मुनि और सुनीति। साथियों हजारी से हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ से डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि से मुनि जीन विजय, और सुनीति से सुनीति कुमार चटर्जी। इस प्रकार से इसको याद करें। हजारी में देखिए यहाँ अर्ध प्रमाणिक है, यहाँ पर क्या है अर्ध प्रमाणिक, तो अर्ध से हजारी याद रखेंगे, याद हो जाएगा। अर्ध में हजारी दशरथ मुनि सुनीति, हजारी दशरथ मुनि सुनीति, और प्रमाणिक में क्या याद करेंगे, प्रमाणिक में अपन याद करेंगे क्या, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल। और अर्ध प्रमाणिक में हजारी दशरथ मुनि सुनीति, हजारी दशरथ मुनि सुनीति, ऐसे याद करेंगे तो अपन को याद हो जाएगा अर्ध प्रमाणिक में। और इसके बाद करते हैं अप्रमाणिक जो माना है, तो अर्ध प्रमाणिक में माने साथियों यहाँ है डॉक्टर वुलर है, और ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये राजस्थान के है, प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। फिर आचार्य शुक्ल है, कवि श्यामल दास है, और न्याय के मुरारी दास। साथियों ये 5 को नाम याद रखना है, बिल्कुल आसान है। 5 कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, पूरा क्या है गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, तो आप कैसे याद करेंगे इसको, याद करेंगे ओलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, कैसे क्या याद करेंगे, ओलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, उलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, उलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, उलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, किसमें अप्रमाणिक में, उलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी, उलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी। और इधर याद करेंगे मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल, मथुरा मोहन मिश्र बाबू कर्नल। और अर्ध प्रमाणिक में अर्ध हजारी दशरथ मुनि और सुनीति, हजारी दशरथ मुनि और सुनीति। और अप्रमाणिक में याद करेंगे ओलर ओझा शुक्ल श्याम मुरारी दान, ओलर ओझा शुक्ल मुरारी दान। इस प्रकार से आप इसको याद करेंगे साथियों। आगे और बात करते हैं, प्रसिद्ध उक्ति आती है या छंद आता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये आती किससे आती है साथियों, ये आती है पृथ्वीराज रासो की प्रसिद्ध पंक्तियां, इन पंक्तियों को याद रखिएगा। लाहौर निवासी कविचंद्र को जलंधर, ये जालंधर नहीं साथियों, ये जलंधर देवी का इष्ट था। किस इष्ट का,
जालंधर देवी का, जालंधर ये जालंधर देवी का इष्ट था और चंद्र अदृश्य काव्य रचना करने में समर्थ थे। यानी ये शब्द वेदी बाणी ये पर ये चलाते थे कौन, पृथ्वीराज रासो। और जो चंद्र थे वो अदृश्य काव्य जो देखा भी नहीं उसकी भी रचना कर देते थे, क्योंकि इनको जालंधर देवी का इष्ट था, तो जालंधर देवी से इनको ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है। अब देखिएगा पृथ्वीराज रासो है ये हमें 4 संस्करणों में प्राप्त होता है साथियों। कौन कौन से, एक प्रथम संस्करण आता है, द्वितीय आता है, एक तृतीय आता है, एक आता है चतुर्थ संस्करण। तो जो प्रथम संस्करण है वो किसके द्वारा, जो प्रथम संस्करण है साथियों वे नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित, ध्यान रखना ये 4 रूपों में मिलता है, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण, तृतीय संस्करण और चतुर्थ संस्करण। तो प्रथम जो संस्करण है ये काशी नागरी प्रचारणी सभा या फिर नागरी काशी प्रचारणी काशी, यानी नागरी प्रचारणी सभा काशी या फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इसमें साथियों कितने हैं, 69 समय है और 16,306 छंद है। कितने, 69 तो समय है और 16,300 इसमें क्या है, छंद है। इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है, ध्यान रखना। जो पहला संस्करण है इसका वो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित किया गया, जिसमें 69 क्या है, समय है और 16,300 कितने, 16,306 छंद है। और वर्तमान में इसे देखा जाए ये कहां पर है, तो ये उदयपुर संग्रहालय में ये प्रति रखी हुई है साथियों। अगला की बात करते तो अगला आता है मध्यम संस्करण आता है। तो इसमें केवल आपको मिलते हैं 7,000 छंद मिलते हैं, ये अब तक प्रकाशित है और इसकी प्रति अबोहर पंजाब तथा बीकानेर में सुरक्षित है साथियों। अबोहर पंजाब तथा बीकानेर में सुरक्षित है, ध्यान रखना। इसकी जो 3 कृतियां मिलती है अबोहर पंजाब और बीकानेर में ये सुरक्षित है साथियों। आगे और बात करते हैं यदि इसके विषय में और मिलता है तो मैं आपको और बताऊंगा। अबोहर पंजाब में कहां पर सुरक्षित यदि बात करते हैं, अगरचंद नाहटा के पास ही अबोहर पंजाब में, और बीकानेर में आता है एक नाम आता है बीकानेर में अगहर नाहटा। क्या नाम आता है, ध्यान दीजिए, एक नाम आता है, वो नाम है क्या नाम है, अगरचंद नाहटा। क्या है, बीकानेर के एक नाम आता है अगरचंद नाहटा, अगरचंद नाहटा। क्या आता है, अगरचंद नाहटा नाम आता है, उनके पास ये सुरक्षित है। अगरचंद नाहटा ये नाम आता है, इनके पास ये प्रति क्या है, सुरक्षित है। इनकी प्रति है, इसकी जो प्रति है एक तो अबोहर पंजाब में है और दूसरी बीकानेर में है। बीकानेर का एक नाम आता है अगरचंद नाहटा, इनके पास सुरक्षित है। दूसरी तो देखिएगा नया 7,000 छंद है, अब तक प्रकाशित है। इसकी एक प्रति अबोहर पंजाब और बीकानेर के अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित है। आगे हम बात करते हैं इसके जो तृतीय इन्हें लिखा हुआ बीकानेर में अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित है। लघु संस्करण की बात करते हैं साथियों। तीसरा लघु संस्करण, पहला संस्करण में आता है प्रथम संस्करण, दूसरा देखिए पहला अपन ने क्या लिखा है साथियों, पहला में क्या है, प्रथम संस्करण नहीं साथियों, ये आएगा वृहत्तर संस्करण। क्या आएगा, वृहत्तम संस्करण आएगा, ध्यान रखिए, याद रखिए, इसका नाम आएगा वृहत्तम संस्करण, यानी कि वृहत्तम संस्करण। वृहत्तम यानी सबसे बड़ा जो संस्करण है इसका वो है जो काशी नागरी प्रचार सभा द्वारा प्रकाशित है और इसमें 69 समय और 16,306 छंद है। इसकी असली प्रति उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। दूसरा संस्करण आता है साथियों, आता है मध्यम संस्करण, जिसमें 7,000 छंद है और अब तक प्रकाशित है और इसकी जो प्रति है वो अबोहर पंजाब में और एक बीकानेर के अगरचंद नाहटा के पास इसकी प्रति सुरक्षित है। इसका तृतीय जो संस्करण आता है जिसे लघु संस्करण कहते हैं साथियों, जिसमें 3500 छंद है और 19 समय है। कितना, 3500 तो छंद है और 19 समय है और इसकी जो हस्तलिखित प्रति है वह अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर में सुरक्षित है। अनूप संस्कृत पुस्तकालय कहां पर है, अपन जीके में भी पढ़ते तो अनूप संस्कृत जो पुस्तकालय वो बीकानेर में है साथियों। तो बीकानेर का जो अनूप संस्कृत पुस्तकालय है उसमें इसका जो तीसरा है लघु संस्करण है, जिसमें 3500 छंद है और 19 समय है, वो यहीं पर है। कहां पर है, इसकी जो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई प्रति वह अनूप संस्कृत पुस्तकालय जो बीकानेर है वहां पर इसकी प्रति
सुरक्षित है साथियों। आगे बात करते हैं, इनका अंतिम आता है वह है लघुत्तम संस्करण, जिसमें केवल 1300 छंद मिलते हैं। कितने मिलते हैं ध्यान रखना, केवल 1300 छंद मिलते हैं और इसकी हस्तलिखित प्रति वो बीकानेर के अगरचंद नाहटा के पास सुरक्षित है और डॉक्टर शर्मा ने इसे साथियों मूल रासो माना है। किसने माना है? डॉक्टर शर्मा, या डॉक्टर शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, क्या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना है, जिसका लघुत्तम संस्करण में, जिसे हम चौथा संस्करण भी कह सकते हैं, जिसमें केवल 1300 छंद है और इसकी हस्तलिखित प्रति है वो अगरचंद नाहटा, बीकानेर के अगरचंद नाहटा, इनके पास सुरक्षित है और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, किसने? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना है साथियों, जिसका जो लघुत्तम संस्करण है। तो इस प्रकार से देखा अपन आज पृथ्वीराज रासो। कल अगली क्लास में और भी अपने पास कुमार रासो है, विजयपाल रासो है, दलपत राज है, परमार रासो है, ये 4-5 रासो और बचे हैं साथियों। अगली क्लास में इनको हम पढ़ते हैं। और ये जो आज पृथ्वीराज रासो है साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। कैसा लगा कमेंट के माध्यम जरूर पता कर जाइएगा और आप कहां तक ये वीडियो पहुंचा इसके बारे में मुझे कमेंट कर पता कर जाइएगा। और आपको इसमें क्या अच्छा लगा ये भी मुझे बताइएगा, क्या अच्छा नहीं लगा ये भी जरूर पता कर जाइएगा कि आगे क्लास में मैं सुधार करूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, मिलते हैं कल अगले क्लास में। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।